अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हाफ चैप्टर मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों सेम टर्म्स हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है? जब एक चीज़ एक जगह से फिक्स की जाती है और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, तो उस फोर्स को कहते हैं टॉर्क। डेफिनेशन देखें, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, यानी उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जो डोर हैंडल होता है वो आउटर एज पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वो इजीली खुल सके और बंद हो सके, यानी जहाँ से डोर फिक्स हुआ होता है अगर वहाँ पे डोर हैंडल लगाया जाता तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती वहाँ से उसको खोलने में। लेकिन उसको एक डिस्टेंस पे, एक साइड से दरवाज़ा फिक्स होता है और दूसरी साइड पे उसके एंड पे जो है वो डोर हैंडल लगाया जाता है ताकि आपको कम फोर्स लगानी पड़े। उसको खोलने के लिए जो आप फोर्स लगाते हैं वो होती है टॉर्क। इसी तरह नट को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए जो स्पैनर यूज़ किया जाता है, अगर वो बड़ा होगा तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और अगर वो छोटा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है नट को खोलने या टाइट करने में। ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। एफ इज़ द फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं, डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। यानी यहाँ पे अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है तो यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं। फोर्स फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में लग रही है, दिस इज़ द फोर्स। यहाँ पे वो चीज़ फिक्स्ड है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है डी या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फॉर्मूले से पता चल रहा है कि टॉर्क फोर्स पे डिपेंड करती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट और फल्क्रम। पाइवट और फल्क्रम उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं जिसके गिर्द फोर्स लगाई जाती है। ऐसा यूनिट टॉर्क का क्या है? न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। दो तरह की टॉर्क होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे घड़ी की सुई होती है वो इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है, इस तरह से होती है तो वो क्लॉकवाइज होगा। और अगर ये फोर्स इस तरह से लगाई जाए, घड़ी की जिस तरह सुई घूमती है उसके उलट लगाई जाए तो ये कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। यानी अगर कोई पॉइंट एक जगह पे, कोई चीज़ एक जगह पे फिक्स्ड है, उसकी जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसकी एग्जांपल देखें। एक सी सॉ है जिसके एक तरफ गर्ल बैठी है और एक तरफ बॉय बैठा है और ये यहाँ से फिक्स्ड है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा। और ये मूवमेंट नीचे की तरफ है, घड़ी की सुई के ऑपोजिट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ओके। नाउ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, पूरी बॉडी का मास जमा होता है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये एक रॉड है, इसको सपोर्ट किया गया है, अगर दरमियान में से इसको सपोर्ट करेंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अगर इसको इस जगह से सपोर्ट करेंगे तो ये एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहलाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा इसके सेंटर पॉइंट पे। इसी तरह अगर स्क्वायर बॉक्स है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसके जो डायगनल्स हैं
यानी जो लाइंस जो कोनों को मिलाती हैं वो जहाँ पे मीट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वाली लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट कहलाएगा इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक स्फीयर है, इसका भी जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कपल। कपल क्या होता है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डिफरेंट लाइन पे वो एक्ट करती हैं, डिफरेंट लाइन पे वो फोर्स लगाई जाती है, तो कपल बनता है। इसकी एग्जांपल देखें, जब साइकिल चलाते हैं तो एक पाँव से आप फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो दूसरा पैडल ऊपर की तरफ आता है, तो ये फोर्सेस इक्वल तो हैं और अनलाइक भी हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, लेकिन ये एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रही, एक नीचे की तरफ लग रही है तो दूसरी ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये एक कपल बनाती हैं, रोटेटरी मूवमेंट कॉज करेंगी। इसी तरह स्टीयरिंग व्हील जो होता है कार का, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाई जाती है, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लगाई जाती है, तभी वो रोटेट होता है। तो ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन सेम लाइन में एक्ट ना कर रही हो वो कहलाएगा कपल। जो कपल प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्सेस लगेंगी वो मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक ऊपर की तरफ लगेगी, दूसरी नीचे की तरफ, लेकिन होंगी ये पैरेलल, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस होना लाजमी है, तभी कपल प्रोड्यूस होगा। द टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ कपल इज़ नॉन एज इट्स टॉर्क। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये भी टॉर्क कहलाएगा। तो इस टॉर्क को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स ऑन ओ पी एंड फोर्स इनटू ओ क्यू। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करने से ये पूरा टोटल डी आ जाएगा, एफ इंटू डी। सो टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू वन ऑफ फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कोई भी एक फोर्स उसको मल्टीप्लाई कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्सेस के दरमियान में है वो कहलाएगा टॉर्क ऑफ कपल। अब है इक्विलिब्रियम। जब किसी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही हो, ना लीनियर ना एंगुलर, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये चेयर लिफ्ट हैंगिंग है, सपोर्टिंग रोप्स के साथ, रस्सियों के साथ हैंग कर रही है, तो ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम में। कोई भी चीज़ आपने वॉल के साथ हैंग की हुई है वो भी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इसी तरह जब पैराट्रॉपर नीचे आता है तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। दो टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होगी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। जैसे कोई वॉल से कोई चीज़ हैंग कर रही है या जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो रेस्ट पे होती हैं, तो ये सारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है मूविंग। तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो कहलाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ये जब पैराट्रॉपर जब नीचे आता है तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आएगा नीचे, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही, इसलिए ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हुई, सो इट इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उस बॉडी पे, उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी उसमें कोई मूवमेंट प्रोड्यूस ना हो। समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो लेटर है इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, और ये जो है वो सम को शो करने के लिए यूज़ होता है। Sum of all the forces acting along x-axis is equal to 0, acting along y-axis is equal to 0. Summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0. इसकी एग्जाम्पल डेली लाइफ में जैसे कि एक बास्केट है जिसमें एप्पल्स भरे हुए हैं और वो टेबल पे रखा हुआ है, या एक क्लॉक है जो बॉल के साथ हैंग कर रहा है, ये दोनों रेस्ट पे हैं, तो इन पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो तमाम फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो हैं, इसीलिए वो एक जगह पे रुकी हुई हैं, वो चीज़ें रखी हुई हैं। इसी तरह जब पैराट्रूपर भी नीचे आता है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जब दो फोर्सेस हैं, कोई भी बॉडी है जिसके एक तरफ एक फोर्स लग रही है F1 और दूसरी तरफ दूसरी फोर्स लग रही है F2, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर है, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन यानी एक ही लाइन में ये लग रही हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया जाए, एक ऊपर लग रही है और एक नीचे लग रही है, इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया गया, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, समीशन टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है समीशन ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। पहले हमने टाइप्स पढ़ी, फिर हमने कंडीशंस पढ़ी, अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आते हैं। इक्विलिब्रियम की कौन सी हालतें हैं? 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है कि जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, तो जब उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाएगा अपनी जगह से और उसको छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाएगी। जैसे टेबल पे अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है, आपने उसको ऊपर उठाया और छोड़ दिया, तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होता है, और जब उसको उठाया जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उभरेगा, बढ़ेगा, और जब वापस आएगा तो दोबारा से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्टेड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जब किसी बॉडी को अपनी जगह से हिलाया जाए, टिल्ट किया जाए, तो वो अपनी पुरानी जगह पे वापस नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोन है, इसको आपने इस तरह से रखा हुआ है, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा और वापस अपनी खड़ी हुई पोजीशन में नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी। जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, और जब टिल्ट किया जाएगा, जब ये गिरेगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे लोअर पोजीशन पे आ जाएगा, और इसकी जो प्रीवियस पोजीशन है, इसकी पहली पोजीशन दोबारा नहीं आ सकेगी वापस। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in neutral equilibrium when displaced from previous position remains in the equilibrium in new position। यानी जब किसी बॉडी को अपनी पुरानी पोजीशन से हटाया जाए, तो वो एक न्यू पोजीशन अचीव कर लेती है। जैसे बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, जब इसको आप अपनी पोजीशन से हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो वो एक नई पोजीशन में आ जाएगा, तो ये न्यू पोजीशन कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, और जब उसको अपनी पुरानी पोजीशन से हटाया जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे रहेगा। ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स। और जिस न्यू स्टेट में वो आई है, वो उसकी स्टेबल स्टेट कहलाएगी। तो तीनों में डिफरेंस क्या था? इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम। अब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? A body whose center of gravity is above its base of support will be stable if a vertical line projected downward from the center of gravity falls within the base of support। यानी ऐसी बॉडी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस ऑफ सपोर्ट से ऊपर हो, और वहाँ से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए,
तो वो बेस ऑफ सपोर्ट के विद इन लाई करेगी। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे ये एक रेफ्रिजरेटर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाए वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये बेस ऑफ सपोर्ट के विद इन लाई कर रहा है। अगर इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, थोड़ा टिल्ट किया जाए, तो देखें तब भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा रही है तो विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। तो ये एक स्टेबल कंडीशन कहलाएगी। लेकिन जैसे ही अगर आप उस फ्रिज को, उस रेफ्रिजरेटर को थोड़ा और टिल्ट करेंगे, अब देखें क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये आउट ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट आ रही है। ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है, ये आउट ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट आ रही है लाइन। तो ये अनस्टेबल हो जाएगी और यहाँ से ये गिर जाएगी चीज़। तो ऐसी बॉडी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट लाई करता है तो वो उसकी स्टेबल कंडीशन या स्टेबिलिटी कहलाती है।